मई दिवस मजदूरों के हक के लिए मनाया जाता है, उन मजदूरों को याद करने को मनाया जाता है। ऐसे में वर्तमान दौर में संगठित और असंगठित वर्ग के बीच जो खाई है, इसको आप कैसे देखते हैं? संगठित और असंगठित, ये एक्चुअली नाम से ही लगता है जैसे कि दो पार्ट है एक अलग अलग। संगठित क्यों बनाएगा और असंगठित क्यों हुआ, इसका कुछ तो कारण कहीं रहा होगा अगर ये नाम तैयार किया गया। आज अगर नाम के सारा विपरीत एक स्थिति पर काम कर रही है। संगठित मजदूर ऐसे रखे गए हैं जो सरकार की सारी योजनाओं का लाभ ले रहे हैं, और असंगठित मजदूर ऐसे हैं कि जिनके पास कोई भी ना सरकारी योजना है ना किसी तरह की सुख सुविधा उनको उपलब्ध है, लेकिन कार्य दोनों से एक ही लिया जा रहा है। कार्य दोनों का समान है, कार्य में दोनों में कोई अंतर नहीं है कि दोनों का कार्य में कोई अंतर है। लेकिन क्या है, असंगठित मजदूर शोषित है, जो सरकार के द्वारा शोषित हो रहे हैं, बाकी हर जगह पर उनका शोषण है। वो कार्य वही कर रहे हैं लेकिन उनको शोषित हो रहे हैं। तो असंगठित मजदूर के लिए मैं कहूँगा कि चाहे किसी तरह का यूनियन हो, अगर यूनियन भी कार्य करती है तो एक संगठित क्षेत्र के लिए काम करती है। क्यों करती है, इसका क्यों का कुछ तो कारण रहा होगा कि संगठन में क्या दिक्कत है, संगठन क्यों काम कर रही है इसके लिए। तो संगठित मजदूर के लिए हर कुछ उपलब्ध है, क्यों, शायद उनके पास सरकार के द्वारा हर तरह का सुविधा मिल रहा है, पैसा मिल रहा है, फंड मिल रहा है। कोई यूनियन भी अगर उनके लिए काम करते हैं तो उनको कोई फायदा मिलता है। लेकिन असंगठित मजदूरों से तो किसी को कुछ नहीं मिलता है, उनका तो शोषण हो रहा है, दोहन हो रहा है, बेचारे किसी तरह से जीवन यापन कर रहे हैं। ना उनका जो भत्ता एक सरकार के द्वारा निर्धारित किया गया है कि एक मिनिमम क्राइटेरिया कुशल है, अति कुशल है, सारे का एक क्राइटेरिया बनाया गया है कि उनका न्यूनतम मजदूरी ये होना चाहिए। लेकिन सच्चाई धरातल पर ये है कि आप उनकी न्यूनतम मजदूरी को बस जाकर अगर जांचिए तो नहीं मिलती है। सच्चाई यहाँ पर ये हो रही है कि उनका शोषण किया जा रहा है। सरकार का अगर कॉलम खाता को निकालिए तो वहां देखिए कि उनको जो दिया जा रहा है उनको सारा उसके अनुसार दिया जा रहा है, लेकिन सच्चाई अगर जाके जानने का कोशिश कीजिए तो नहीं मिलता है। मतलब कहीं ना कहीं हर जगह असंगठित मजदूरों को शोषण किया जा रहा है। दो असंगठित मजदूर में भी दो लोग हो जाते हैं। एक ऐसे होते हैं कि जो कोलियरी के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, आउटसोर्सिंग में कार्य कर रहे हैं, वो एक असंगठित में आ जाते हैं। एक ऐसे होते हैं जो दिहाड़ी मजदूर भी होते हैं, जो रोड के किनारे डेली अपने रोजमर्रा के जीवन के लिए कार्य को खोजने के लिए निकलते हैं, कार्य करते हैं। तो उनके लिए तो और भी कुछ नहीं है। अगर एक आउटसोर्सिंग, बीसीसीएल, टाटा और ये सब जगह पर अगर असंगठित मजदूर कार्य कर रहे हैं तो उनके लिए चलिए कुछ यूनियंस भी काम करते हैं, वही यूनियन भी करते हैं। लेकिन अगर दिहाड़ी मजदूर के आए तो उनकी क्या स्थिति है, उनकी मनोस्थिति कभी सरकार ने भी जानने की कोशिश नहीं की है। उनकी स्थिति ऐसी है कि अगर उनको किसी दिन कहीं दिहाड़ी नहीं मिलती है तो शायद उनके घर में खाना भी नहीं पकता है। कौन सी यूनियन और कौन से लोग उसके लिए कार्य कर रहे हैं, कोई नहीं है ऐसा। सरकार क्या कर रही है उनके लिए, कुछ नहीं कर रही है। सरकार की योजनाओं को उठा लीजिए, बहुत सारी योजनाएं, कौन सी योजनाएं धरातल पर है एक बार देखिए आप, किसी भी सरकार। आज जो स्थिति है, यहाँ की भौगोलिक स्थिति है, यहाँ आपका माइंस है और भी बहुत सारे, टाटा हैं, बीसीसीएल है, कोलेरी है, बहुत सारी ऐसी जगह है, लेकिन फिर भी दिहाड़ी मजदूर के पास रोजगार नहीं है। क्योंकि वहां पर भी अगर असंगठित मजदूर जाते हैं तो उनको कोई यूनियन की जरूरत पड़ती है, किसी नेता के छत्र छाया जरूरत पड़ती है, तब उनको रोजगार मिलता है। अब आपके पास छत्र छाया नहीं तो आप भी बस दिहाड़ी मजदूर की तरह, जिस तरह धनबाद के कुछ क्षेत्रों में आप घूम लीजिए, जैसे मैं स्टील गेट का नाम लूंगा, हाँ आपका नाम लूंगा मैं, असरपी अस्पताल के पास मैं लूंगा, यही देखिए खड़े रहते हैं सुबह, पूरा भरे रहते हैं कि डेली उनको आज उनको मिलेगा काम तो उनके घर का अनाज आएगा। तो असंगठित मजदूर कहीं ना कहीं शोषित ही हो रहे हैं और शोषण का ही सिर्फ शिकार हो रहे हैं। सरकार की भूमिका को कैसे देखते हैं? पिछले एक दशक में भाजपा की मोदी सरकार है, उनका दावा है कि विकास का काम हो रहा, हर वर्ग के लिए हो रहा, चाहे वो महिला वर्ग हो, युवा वर्ग हो, तो इसको आप कैसे देखते हैं? मेरा कहना है कि सरकार का जहाँ भी दावा है बहुत खोखला दावा है। आज किसी भी जगह देखिए, आज अगर हम एक धनबाद की छोटी सी बात को लेते हैं, आज यहाँ स्वास्थ्य के ऊपर हम आते हैं तो धनबाद को कहीं ना कहीं सबसे ज़्यादा ज़रूरत एम्स की धनबाद को थी, क्योंकि यहाँ लोग इलाज करवाने आते हैं। आप क्षेत्र जाकर देखिए, गिरिडीह से आते हैं लोग, गिरिडीह बहुत बड़ा क्षेत्र है खुद से, लेकिन वहाँ स्वास्थ्य की इतनी लचर व्यवस्था है कि अगर वहाँ कुछ भी ऐसी स्थिति होती है तो सीधा पीएमसीएच रेफर किया जाता है वहाँ के द्वारा।
आप बगल के चले जाइए, हजारीबाग चले जाइए, वहाँ की स्थिति ऐसी है कि वहाँ से भी पेशेंट बहुत सारे आते हैं धनबाद में। आसपास के जितने भी क्षेत्र हैं, और धनबाद कोई छोटा क्षेत्र तो है नहीं, बहुत बड़े क्षेत्र है। चंदन क्यारी चले जाइए, चंदन क्यारी से लोग यहाँ इलाज के लिए आते हैं। तो एम्स की सही जरूरत यहाँ थी, लेकिन सरकार की क्या अपनी थी मनोस्थिति, ये तो वही बता सकते हैं कि जहाँ जरूरत थी उसे छोड़कर उन्होंने अपने लोगों के बीच में एक डिस्कशन किया फाइल के ऊपर, और कहाँ से ले जाकर कहाँ वो ले गए, जहाँ शायद हर लोग पहुंच भी नहीं सकते हैं। आज अगर देवघर में जिस जगह कार्य चल रहा है, सच्चाई ये है कि वहाँ हर लोग भी उसकी सुविधा लेने के लिए नहीं पहुंच सकते हैं। अगर वो धनबाद को मिला होता तो इसका शायद फायदा धनबाद के लोगों के अलावा और भी क्षेत्र के लोगों को मिलता, क्योंकि ये क्षेत्र कम्युनिकेशन से जुड़ा हुआ है, हर जगह लोग सहजता से यहाँ पहुँच सकते हैं। लेकिन आप देवघर के, आप देवीपुर पहुँचना आपके लिए बहुत मुश्किल है। अगर आपका अपने सारी नहीं होगी स्थिति, वहाँ के लोगों से पूछिए, उनको भी ऑटो बुक करके जाना पड़ता है। वहाँ एक परमानेंट कम्युनिकेशन की कोई सुविधा उपलब्ध नहीं है। दूसरी में आता है एयरपोर्ट पर। आज धनबाद के ज़्यादातर लोग एयरपोर्ट की सुविधा का उपयोग करते हैं। ये जाइए, देखते हैं, जाकर दुर्गापुर से ट्रैवलिंग करने को मजबूर है, रांची से टिकट लेने को मजबूर है। आज धनबाद पूरा राजस्व, अगर रेलवे को सबसे ज़्यादा राजस्व देता है तो धनबाद दे रहा है हर सेक्टर में। लेकिन देखिए आज धनबाद से ट्रेन छीना जा रहा है। किसी ट्रेन को यहाँ खोला जाता है तो उसको कुछ दिन के बाद पता चलता है कि उसको कहीं और से कर दिया गया है। तो ये क्या, धनबाद के क्षेत्र से एक तरह से समझिए भाजपा की सरकार जो एक खिलवाड़ कर रही है। यहाँ के लोगों का हर सुख सुविधा सबको छीना जा रहा है, जबकि उनके विधायक, उनके सांसद सब धनबाद में उनके हैं, फिर भी क्यों धनबाद के लोगों को छला जा रहा है। मार्क्सवादी युवा मोर्चा में आप जिला उपाध्यक्ष हैं। मार्क्सवाद की अपनी एक सिद्धांत रही है। मार्क्सवादी विचारधारा के अनुरूप आप धनबाद की राजनीति को कैसे देखते हैं विकास के संदर्भ में? मैं विकास के संदर्भ में कहना चाहूँगा कि आज जो भी मार्क्सवादी लोग, कम्युनिस्ट, एक अपनी विचारधारा होती है कि हम लोग हमेशा शोषित लोगों के लिए लड़ते हैं। शुरुआत से हम लोग एक शोषित, जो भी आज किन्हीं पे हमारे कॉमरेड को उठा लीजिए, कॉमरेड गुरदास चटर्जी का नाम ले लीजिए, या कॉमरेड आनंद महतो जी का नाम ले लीजिए, और भी जो भी कॉमरेड हमारे जो जुड़े हुए थे, कॉमरेड AK राय का नाम ले लीजिए, सभी जमीनी नेता थे और शोषण के खिलाफ लड़ा उन्होंने, गरीबों के लिए लड़ा है। उनकी अपनी आज तक, आप एक छोटा सा चीज मुझे बताइएगा ना, आपके पास भी जवाब होगा तरुण जी, कि आज ED का छापा होता है, इनकम टैक्स का छापा होता है, चाहे और भी जो भी तरह का छापा होता है, कभी सुना है ना आपने कि मार्क्सवादी लोगों के घर पर कभी छापा पड़ा? हमेशा वो, कभी आप सुनिएगा कांग्रेस के नेता घर पड़ा है, कभी BJP के यहाँ पड़ा है, आपका सारा नाम आएगा, लेकिन कभी नहीं आएगा कॉमरेड AK राय का भी अगर नाम आप लीजिएगा ना, तो जब वो गए थे तो उनके पास क्या मिली थी संपत्ति, वो सबको बहुत बखूबी पता है। तो इस विचारधारा को तो मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा मुझे बताने की जरूरत है, लोगों के पास इसका जवाब खुद है, और आपके पास भी शायद इसका जवाब होगा कि मार्क्सवादी के लोग धनबाद की राजनीति को कैसे देखते हैं? धनबाद की राजनीति से मैं देखता हूँ कि धनबाद का आज विकास हर जगह लगभग रुका हुआ है। जो भी समस्याएं, समस्याओं के ऊपर कार्य नहीं हो रहा है, सच्चाई ये है। स्वास्थ्य पे चले जाइए, आज PMCH की स्थिति आप देखिए क्या है, क्या इसको सुधारा नहीं जा सकता है? वहाँ हर लोग, गरीब लोग ही आते हैं, पैसे वाले लोग इलाज के लिए नहीं आते हैं। पैसे लोगों के इलाज के लिए बहुत सारी सुविधाएं उपलब्ध है, वो प्राइवेट अस्पताल में जा सकते हैं, लेकिन आज PMCH में सिर्फ गरीब लोग आते हैं। देखिए क्या, अगर वो चाहें, यहाँ के नेता, यहाँ के राजनीतिक के लोग उसका विकास कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन कोई कार्य नहीं हो रहा है। पानी की समस्या धनबाद की सबसे ज़्यादा है, पानी की समस्याओं पर कोई कार्य नहीं किया जा रहा है। तो विकास कहाँ हो रहा है धनबाद तो जहाँ उस क्षेत्र और पीछे ही चलता जा रहा है, विकास के ऊपर कोई कार्य नहीं हो रहा है। सिर्फ सब लोग मग्न है क्या, तो अपने बड़े बड़े होर्डिंग लगाने में, अपने पोस्टर लगाने में, ओपनिंग करने में, उद्घाटन समारोह में जाने में। विकास से क्या मतलब हो रहा है? कोई तो मतलब है नहीं। 2024 में लोकसभा और विधानसभा, ये दोनों चुनाव झारखंड के अंदर होना है, धनबाद में भी होगा। तो 2024 को आप कैसे देखते हैं? 2024 कोई परिवर्तन की उम्मीद दिखती है? 2024 तो महत्वपूर्ण बहुत है, क्योंकि 10 साल आप भी जान रहे हैं कि 10 साल लगभग पूरे होने वाले 2024 में भाजपा की सरकार का। तो 10 साल में लोगों ने देखा है कि क्या उनको मिला और क्या उनको नहीं मिला है। 10 साल एक बहुत छोटा समय नहीं होता, बहुत बड़ा समय होता है लोगों को जानने के लिए। ये 10 साल में सबसे बड़ा देखना ये होगा कि बदलाव क्या होता है, लोगों की समस्याओं का समाधान भाजपा ने कितना किया। अगर वो समाधान करेंगे तो बरकरार है, नहीं करेंगे तो जनता उसकी जवाब देने के लिए तैयार है। और हमसे ज़्यादा आप लोग जनता के बीच में रहते, तो जनता से तो आपको जवाब और रुझान मिलना शुरू हो ही गया होगा। परिवर्तन की कोई उम्मीद दिखती है? बिल्कुल है, परिवर्तन की बिल्कुल उम्मीद है। मार्क्सवाद कहीं है? मार्क्सवाद भी बिल्कुल है, समय आएगा आपको भी उसका जवाब मिलना शुरू हो जाएगा।